हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस की क्लास 9th और साइंस में हम क्लास 9th की चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं और हम लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमने कुछ चैप्टर कवर कर लिया था, आज हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो इन द वेरी स्टार्टिंग बिगनिंग में हमने कुछ फिलोसोफर्स को देखा था कि उन्होंने मैटर को किस तरीके से बताया है कि अगर हम थोड़ा सा इंडियन के फिलोसोफर्स थे और ग्रीक के फिलोसोफर्स थे, उन दोनों ने ही मतलब इंडिया और ग्रीक के सभी फिलोसोफर्स ने क्या चीज़ बोली थी कि मैटर को अगर आप डिवाइड करेंगे, छोटे से छोटे में डिवाइड करते करते चलेंगे तो एक पॉइंट पे आके वो इतना स्मॉलेस्ट हो जाएगा कि वो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। जिसको इंडिया के एक फिलोसोफर ने, महर्षि कणाद ने क्या कहा था? परमाणु। और ग्रीक फिलोसोफर जो थे डेमोक्रिटस, उन्होंने उसको क्या कहा था? एटम। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन उन्होंने क्या थी अपने ही एक कंसिडरेशन पे, फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन पे बोला था। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट या कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया था, कोई एविडेंस के बिना ही, मतलब कोई ऐसा एविडेंस नहीं था 18th सेंचुरी तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था फिर? एंटोइने एल लेवॉइजर ने
कुछ लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के। लॉ क्या थे? एक तो वो कि जो मास है वो केमिकल अगर रिएक्शन होता है कोई भी तो उससे मास कंजर्व रहता है। ऐसे कैसे रहता है? ना ही उसमें मतलब कुछ चेंज नहीं होता, ना क्रिएट होता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, कोई इम्पैक्ट नहीं आता। और दूसरा कि जो भी कंपाउंड बनता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में मिलके, तो वो जो एलिमेंट है उसका हमेशा एक कंपाउंड में सेम ही प्रोपोर्शन होता है। जैसे हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा, वाटर हम कहीं से भी लेंगे तो 1:8 प्रोपोर्शन में ही मिलेगा। दैट मीन्स ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। लेकिन वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करना है वो एक प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट के आगे। तो उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, फिर एक ब्रिटिश के केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने एक थियोरी प्रोपाउंड करी अपनी। और उस थियोरी में उन्होंने क्या कहा, बेशक से वैलिडेशन नहीं हुई थी एक्सपेरिमेंट पे, कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन जो एक बात रखी गई थी कि मैटर को स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट आ जाता है कि उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो उसमें जो ग्रीक फिलोसोफर डिमोक्रिटस ने एटम बोला था, उन्होंने उसी को एटम का नाम देके उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम रखा एटॉमिक थ्योरी। और उस थ्योरी में जो चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की, उसके एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जो लॉ है जो दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ केमिकल, सॉरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये भी एक्सप्लेन हो गए जिस तरीके से उन्होंने बताया। ठीक है, तो हमने उनके लॉज देखे थे कि थ्योरी में उन्होंने किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की है, वो हमने देखी। उसके बाद हमने देखा एटम क्या है, कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है, कि हर एक एक जब हम कुछ भी चीज़ बना रहे हैं तो उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ क्या है, सबसे छोटी चीज़ क्या है, एटम है। ठीक, अब वो कितने बड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, हमारी हर चीज़ में, सराउंडिंग्स में हमें इम्पैक्ट भी करते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। बट आज के टाइम पे क्योंकि टेक्निक इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो हम मैग्नीफाइंग इमेजेस की हेल्प से उनको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सिंबल्स की बात की थी कि इन एलिमेंट्स को सिंबल दिए जाते हैं। तो सिंबल्स में बर्जीलियस ने क्या किया, सिंबल्स का लेके कौन आया था आइडिया, डाल्टन। फिर बर्जीलियस ने क्या कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, जो भी एलिमेंट का नेम है उसका फर्स्ट लेटर या फिर पहले दो लेटर से उसका सिंबल रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया, सबसे पहले कि जहाँ से कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता है, मिलता है, उसी के नाम पे रख दें, या फिर उसके जो एलिमेंट का कलर है उसके नाम पे रख दें। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, क्या चीज़ें भी क्राइटेरिया लेके आए कि कोई भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर्स ले लेंगे। फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा। फिर कि फर्स्ट लेटर ले लेंगे और दूसरा कोई भी लेटर ले लेंगे, ज़रूरी नहीं है सेकंड ही लेटर लें। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने क्या चीज़ भी रखा कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक वर्ड्स हैं उनके बेसिस पे उनका नाम रख दे। जैसे कि आयरन का लैटिन में नाम फेरम है, तो उसका सिंबल क्या रख दिया, Fe। आयरन पे नहीं बल्कि लैटिन वर्ड पे ही रखा, फेरम पे Fe रख दिया। तो इस तरीके से तो हर एक जो एलिमेंट है उसका मास, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, उसका नेम भी अलग तरीके से रखा गया है और सिंबल भी बिल्कुल अलग तरीके से ही रखा गया है। ठीक है, तो इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम आगे को कंटिन्यू करेंगे अपनी आज की क्लास में। तो आज का हमारा पहला टॉपिक एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी, कॉन्सेप्ट था, वो क्या था, एटॉमिक मास का। According to him, each element had a characteristic atomic mass। कहा था ना ये डाल्टन ने कि एक एलिमेंट जो है, अगर हम एक एलिमेंट की बात करें तो उसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका सेम ही मास होगा और सेम ही केमिकल प्रॉपर्टीज होगी उसमें जितने भी एटम्स होंगे। ठीक है, और जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उन सभी एलिमेंट्स की आपस में मास भी अलग होगा। एटम्स के, उस एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं उनका सबका मास भी आपस में अलग अलग होगा उन अलग अलग एलिमेंट्स का, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। तो ये कॉन्सेप्ट डाल्टन ही लेकर आए थे। This theory could explain the law of constant proportions so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom। कि अब इन्होंने इसकी हेल्प से कांस्टेंट प्रमोशंस को
प्रोपोर्शंस वाला जो लॉ था उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया थोड़े से में ही कि जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड या मोटिवेटेड हो गए इस चीज़ में कि अब हमें मेजर करना है कि एक एटम का एटॉमिक मास होता क्या है, ये मास है क्या चीज़। Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the law of chemical combinations and the compounds formed. अब किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एटम का मतलब एक ही एटम का मास मेजर करना फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और जो रिलेटिव मास है वो किसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, थोड़ा सा जान सकते हैं, जो हमने केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज पढ़े हैं। कौन कौन से थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। और उससे जो कंपाउंड्स बनेंगे उसके बेसिस पे हम शायद डिटरमाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक मास क्या होगा। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड carbon monoxide formed by carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form CO, मतलब carbon monoxide. In other words, carbon combines with 4 by 3 times its mass of oxygen. अब हम अगर एक एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड तक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या क्या चीजें हैं? कार्बन, नेम में ही आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बन, और मोनोऑक्साइड मतलब मोनो मतलब वन, वन ऑक्साइड मतलब कि एक ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो कार्बन है और ऑक्सीजन हमें इसके अंदर प्रेजेंट है, जो एलिमेंट्स हैं इस कंपाउंड में, कार्बन और ऑक्सीजन। तो अब जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो क्या पता चला हमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन होता है और 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन में 4 ग्राम्स ऑफ जब ऑक्सीजन मिलाते हैं हम तब कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो उसके बेसिस पे क्या निकाला रिलेटिव मास कि जो कार्बन कंबाइन होता है 4/3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। मतलब इसका मास मास निकाल दिया ना एक तरीके से कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में AMU बोलते, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशंस। IUPAC क्या था, कौन सी है ये? IUPAC एक क्या थी? इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि अप्रूव करते कि किसी भी एलिमेंट का अगर सिंबल या उसका नाम रखना है या क्या यूनिट होगी, क्या चीज़ होगी, हर चीज़ के लिए IUPAC का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC recommendations, it is now written as U, यूनिफाइड मास, कि एटॉमिक मास यूनिट, जिसको पहले AMU से हम कर देते थे रेफर शॉर्ट फॉर्म में, एटॉमिक मास यूनिट AMU, तीनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर ले लिया, ठीक है। लेकिन अब IUPAC ने क्या किया, इसको चेंज करके क्या बोल दिया कि इसको सिर्फ यू से ही डिनोट किया जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। इसको अगर सिर्फ यू लिखेंगे तो उसका क्या मतलब है, एटॉमिक मास यूनिट ही उसका मतलब है, ठीक है। और उसका उन्होंने क्या निकाल दिया, यूनिफाइड मास, राइट, एज इक्वल टू द मास ऑफ वन कार्बन एटम। देन वी वुड असाइन कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ 1 एंड ऑक्सीजन एन एटॉमिक मास ऑफ 1.33 U, मतलब 1.33 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम एक कार्बन एटम है जैसे उसमें, तो एक कार्बन एटम को अगर हम ले रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट का मास अगर हम निकाल रहे हैं, तो उन्होंने उसके हिसाब से उन्होंने क्या एक स्पेसिफिकेशन डाली, या उन्होंने जो एनालाइज के एक्सपेरिमेंट करके कि एक कार्बन एटम अगर 1U है तो जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 1.33 U। However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near to a whole numbers as possible। कि अब इन नंबर्स को ज़्यादा कन्वीनियंट तो ऑब्वियसली हमें अगर पूरा होल नंबर ही हो तो उसमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, जितना ज़्यादा हो, ठीक है। While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to two reasons। कि वो जब सर्च कर रहे थे तो साइंटिस्ट ने इनिशियली क्या लिया था
एक एटम का मास क्या लिया था, 1/16। ठीक है, कि मतलब कि बेसिकली उन्होंने क्या किया कि जो नेचुरली हमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, नेचुरल जो, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उस ऑक्सीजन का, ठीक है, उस ऑक्सीजन के एटम का जो मास होगा वो उसका 1/16 एक यूनिट माना जाएगा। मतलब उन्होंने वो एक यूनिट डिस्क्राइब की पहले साइंटिस्ट ने इनिशियली, किसकी होगी, ऑक्सीजन जो है उसके एटम के मास का 1/16। ठीक है, और वो 2 रीजंस की वजह से कि 1/16 ही क्यों रखा और कुछ क्यों नहीं रखा, वाई ओनली 1/16, तो उसके 2 रीजंस थे। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स। हाँ, पहली चीज तो ऑक्सीजन ही क्यों लिया और 1/16 ही क्यों लिया। तो ऑक्सीजन क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है, बहुत ही सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाती है, इसीलिए ऑक्सीजन लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन सी करती है, ऑक्सीजन करती है। सेकेंड, दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव masses ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स। कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये जो 1/16 था मास, तो 1/16 मास जब लिया गया तो ये ज्यादातर एलिमेंट्स के मास निकालने में होल नंबर्स ही दे रहा था। क्योंकि अभी हमने बात की कि कन्वीनियंट क्या रहता है, जब हमारे पास होल नंबर ही हो या उसके इक्विवेलेंट हम उसको रख सकें, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है हम लोगों के लिए। तो इसीलिए उन्होंने पहले तो ऑक्सीजन उठाया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है सभी के साथ, एलिमेंट्स के साथ, ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ। और दूसरा 1/16 एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे बहुत ही सारे एलिमेंट्स में उनके मास जब निकाला जा रहा था तो क्या आ रहा था, होल नंबर आ रहा था। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये रखा गया, सेट किया गया। However, in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. लेकिन फिर 1961 में, 1961 में एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब कि हर जगह पे ही एक्सेप्ट किया जाएगा, वो क्या माना गया, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए कार्बन-12 आइसोटोप को चूज किया गया एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। One atomic mass is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon-12। कि वो कैसे रखा गया कि जो एक एटम का जो मास है कार्बन-12 जो हमने लिया, ठीक है, आइसोटोप, तो कार्बन-12 के एटम का जो मास है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा। मतलब बेसिकली पहले क्या किया था, ऑक्सीजन लिया था, ऑक्सीजन के जो एटम है उसके मास का 1/16 लिया था एज अ एटॉमिक मास। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, कार्बन-12, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके कार्बन-12 रख दिया आइसोटोप। अब कार्बन-12 के जो जो कार्बन-12 है उसके एटम का जो मास का 1/12, पहले कितना लिया था, 1/16, 1/16 पार्ट, लेकिन अब क्या ले रहे हैं, 1/12। वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा। तो क्या चीज, सिर्फ क्या याद रखना है, पहले क्या किया था, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद रिप्लेस कर दिया कार्बन-12 से। पहले क्या मास कितना रखा था, 1/16 रखा था ऑक्सीजन के मास के, और अब क्या कर दिया, 1/12 कर दिया। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसमें, बस थोड़ा सा एक बार अंडरस्टैंडिंग सी रखनी है, थोड़ी सी बस। The relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon-12। अब ये चेंज क्यों किया गया, क्योंकि जब रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया सभी एलिमेंट्स का, तो वो किसके रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा सही बैठा था, कार्बन-12 के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए इसको चेंज कर दिया गया। नाउ इमेजिन अ फ्रूट सेलर selling fruits without any standard weight with him. He takes a watermelon and says, this has a equal mass of uh, this has a mass equal to 12 units, means 12 watermelon units और 12 fruit mass units। क्या आप इमेजिन करो एक कि एक फ्रूट सेलर है, मतलब जो कि फल बेचता है, फ्रूट बेचता है वो, तो वो बिना तोले, अब हम जब फ्रूट्स लेने जाते हैं तो हमें तराजू पे तोल के देता है, अगर वो बिना तोले हमें फ्रूट्स दे तो वो किस तरीके से कर सकता है। मान लीजिए वो कहता है कि
आपको एक वाटरमेलन लेता है और एक वाटरमेलन को कहता है कि ये ना 12 यूनिट के इक्विवेलेंट है, लेकिन उसको हम कैसे समझेंगे? ठीक है, तो वो उस तरीके से दे रहा है कि ये 12, एक वाटरमेलन 12 यूनिट्स की इक्वल है, कि या तो वो 12 वाटरमेलन की यूनिट्स है या फिर 12 फ्रूट की मास यूनिट्स हैं। He makes 12 equal pieces of the watermelon and finds the mass of each fruit he is selling relative to the mass of one piece of the watermelon. Now he sells his fruits by relative fruit mass unit. अब क्योंकि उसके पास तराजू नहीं है तोलने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, उसने क्या कह दिया कि जो वाटरमेलन है उसका जो मास है वो किसके इक्वल है, 12 यूनिट्स के। तो उसने क्या कर दिया, उस वाटरमेलन के 12 पीस कर दिए। 12 पीस करके उसने जो एक पीस लिया, अब उस एक पीस को उसी के एक पीस का जो मास है उसके हिसाब से अब वो फ्रूट तोल के दे रहा है। तो उसने क्या किया, एक फ्रूट मास यूनिट रख दिया उस वाटरमेलन के एक पीस को, उसके हिसाब से उसके कंपैरिजन से वो क्या निकाल रहा है, मास यूनिट निकाल के बेच रहा है। Similarly, the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of one carbon 12 atom। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या याद रखना है कि एटॉमिक मास यूनिट जो थी उसको मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो उसको क्या किया, थोड़ा सा कंपेयर करके हमने किया। साइंटिस्ट ने पहले ऑक्सीजन रखी, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को रिप्लेस करके क्या किया, कार्बन 12 ले आए। फिर ऑक्सीजन के साथ उन्होंने ऑक्सीजन का कितना मास रखा हुआ था कैलकुलेट करने के लिए, 1/16, लेकिन फिर उसको हटा के कार्बन 12 के आइसोटोप का कितना कर दिया, 1/12 कर दिया। अब उन्होंने क्या है, एक रिलेटिव रखा है कि उसके रिलेशन में ही अब हम कैलकुलेट करेंगे सभी का। जैसे एक फ्रूट सेलर ने क्या किया, वाटरमेलन के एक पीस को मतलब इक्वल 12 पीसेस में डिवाइड करके एक पीस निकाल के उसको एज अ फ्रूट मास यूनिट बना दिया, और उसके बेसिस पे ही वो बाकी चीज़ें बेच रहा था, फ्रूट्स बेच रहा था। ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, बेसिक सिर्फ एक हमें मेन चीज़ें माइंड में रखनी है एटम्स के थोड़ा सा रिगार्डिंग, इतना ज़्यादा डीप में कि रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, क्या है क्या नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं आएगा डीप में। ठीक है, नाउ हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट मतलब होते कैसे हैं। Atoms of most elements are not able to exist independently। मतलब वो रहते कैसे, हमें देखने को कैसे मिलते हैं, तो कभी वो इंडिपेंडेंट तो होते नहीं, क्योंकि वो किस में होते हैं, मैटर के अंदर होते हैं। मैटर किससे बना हुआ है, एटम से ही तो बना हुआ है ना। ठीक है, एटम्स कंबाइन होके एक मैटर बना हुआ है, तो क्या है, वो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन बनाते हैं। ठीक है, अणु और आयन वो बनाते हैं। These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel और touch। तो अभी तक हमने थोड़ा सा क्या पढ़ा था कि एटम्स मिलके मैटर बना देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल दी हमें कि एटम से स्टेज दे दी, एटम से क्या बनते हैं, पहले मॉलिक्यूल्स और आयंस बनते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स और आयन से मैटर बनता है, वो मैटर जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो था एटम। अब एटम से क्या बन रहा है, क्या अब देखा हमने, मॉलिक्यूल्स और आयंस बन रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ही क्या होता है। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces। क्या है मॉलिक्यूल, क्या चीज़ है। अब देखो, अब हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्लास नहीं लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिलते हैं, ठीक है, जिनमें केमिकल रिएक्शन होता है, 2 या 2 से एलिमेंट्स मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है, वो कंपाउंड बनाते हैं सिमिलर ग्राउंड्स पे। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं, उनके केमिकल का बॉन्ड बनता है, मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कि मतलब मान लीजिए आपके पास 2 मैग्नेट है, ठीक है,
अब वो मैग्नेट क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही है, अट्रैक्ट होके वो क्या हो रही है, एक बन रही है। ठीक है, अट्रैक्ट होके एक दूसरे के पास आई, वो एक बन रही है। तो वो क्या है, वो बेसिकली क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल। कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स उनके केमिकल की फोर्सेस की वजह से वो एक बॉन्ड बनाते हैं, साथ में आ जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance. अब जैसे हमने बात की थी कि एटम की अपनी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो लेकिन जब एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूल की अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है, उसके अंदर वो जो एक सब्सटेंस बन रहा है उसकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब ये जो एक मैटर बन के आएगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक मॉलिक्यूल में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट या एक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक मॉलिक्यूल भी होता है, और एक मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। ठीक है, atoms of the same elements or of different elements can join together to form molecules. अब मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम्स लगते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स अट्रैक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो मॉलिक्यूल बनता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो दो या दो से ज्यादा एटम्स बन रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, वो सेम ही हों, सेम एलिमेंट के ही हों, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अलग अलग एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और सेम ही एलिमेंट के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के तत्वों के अणु क्या होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो क्या है, घुमा फिरा के चीजें दे रखे, सिंपल ये है कि एटम है, एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से एलिमेंट बन गया। तो अब इन्होंने क्या कह रखा है कि उसमें वही सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। तो बात तो वही है कि अगर मान लीजिए आपके पास थोड़ी सी रेत है, ठीक है, या थोड़ी मिट्टी है, उस मिट्टी से आपने पहले एक छोटी सी मान लीजिए एक छोटी बॉल बना दी, उसके बाद आपने उसी बॉल से क्या करा, उसी बॉल से आपने कुछ और शेप दे दी, कुछ और चीज बना दी, तो रहेगी तो वही मिट्टी ही ना उसके अंदर, सेम ही मिट्टी तो है, उसी से तो किया है। तो वो जो एटम है, जिस एटम से मॉलिक्यूल बना है, उसी मॉलिक्यूल से तो एलिमेंट बना है, तो है तो जिस एलिमेंट जिससे बना है उसमें था तो वो एटम ही, तो सेम ही तो रहेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कि अब जैसे हमने बात की थी कि जो मॉलिक्यूल बनता है वो क्या है कि जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और अलग एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। तो आर्गन, हीलियम कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं एलिमेंट्स के, या एलिमेंट्स हैं जो कि सेम ही, मतलब एक ही एटम से बने हुए हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम से बने हुए हैं। ठीक, बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नोन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नोन एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अब क्या है, देखो सेम एलिमेंट्स कंबाइंड हो रखे हैं, सेम ही दो ऑक्सीजन के एटम्स मिलके वो जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। लेकिन O2 है तो सेम ही एटम्स ना, मतलब एलिमेंट तो सेम है ना, दो सेम एलिमेंट के ही तो एटम्स कंबाइन हुए हैं यहाँ पे। इफ थ्री atoms of oxygen unite in a molecule instead of the usual two we get ozone। अब तीन अगर बना देते हैं, तीन अगर हम एलिमेंट्स ले लिए, हमने सेम ही लिए हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम्स ऑक्सीजन के ही, तो वो क्या बना देंगे, वो ओजोन बना देंगे, ओजोन मॉलिक्यूल बन गया O3। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। कि अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। ठीक है, metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together। अब metals या कुछ और elements जैसे कि कार्बन है, तो उनका सिमिलर या इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे अभी हमने O का देखा या ऑक्सीजन का देखा हमने सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं हम अगर उनको कंबाइन कर रहे हैं
तो क्या हो रहा है कि उनका इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि जो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, उनका बहुत लंबा और बहुत थोड़ा सा बड़ा और कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से हैं, यौगिकों के अणु। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब सिंपल सी चीज है, एलिमेंट्स सिंपल, अभी मॉलिक्यूल को एक साइड रखते हैं, एलिमेंट से कंपाउंड बनाया था हमने। क्या बात की थी कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देते हैं, एक कंपाउंड बना देते हैं। उनमें केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो वो जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, वो फिक्स प्रोपोर्शन में ही आती हैं। तो अब अगर हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में उनके मॉलिक्यूल्स की ही बात करें तो उसका प्रोसीजर भी तो सेम ही होगा कि जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और एक और एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे ही अब वहां पे हम क्या कर रहे थे कि हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिला रहे थे। तो चाहे एलिमेंट्स मिलाओ, चाहे उनके अंदर जो चीजें प्रेजेंट है कि मतलब जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनको मिला दो। अब अगर आप दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स को अगर हम मिला देंगे डिफरेंट प्रोपोर्शंस में ही, ठीक है, चाहे एलिमेंट्स को मिलाओ चाहे मॉलिक्यूल्स को, बात तो एक ही है। सेम मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन में, कि जितने में मिला रहे हो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होना चाहिए, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो वो क्या बना देंगे, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स, कि चाहे वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, सेम ही चीज, क्योंकि अंदर मैटर तो सेम ही है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स कंबाइन होके क्या थे, मॉलिक्यूल बनाते हैं या फिर वो आयन बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज एन आयन। एक आयन क्या होता है, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड स्पीशीज। अब कंपाउंड्स में भी कुछ मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे, तो उनके अंदर कुछ चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं, मतलब जो चार्ज होता है उनके अंदर। ठीक है, द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयन्स, कि जिनके अंदर चार्ज होता है, वो चार्ज हो रखे हैं, उनको हम कह देते हैं आयन्स। आयन में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। अब उनके ऊपर क्या हो सकता है, एक सिंगल चार्ज, मतलब एक एटम हो सकता है जिसपे सिंगल चार्ज है, वो मतलब एक ही सिंगल चार्ज एटम है। ठीक है, चाहे आयन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सिंगल एक ही एटम है उसमें जिसपे चार्ज हमें देखने को मिल रहा है। या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है, मतलब कि काफी सारे एटम्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है, तो हम उनका नेट चार्ज देख सकते हैं। जैसे हम करते हैं ना मैथ्स में, हम करते हैं प्लस माइनस ये होता है, माइनस माइनस ये होता है। तो इस तरीके से किस पे प्लस का चार्ज है, किस पे नेगेटिव, मतलब किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है, उस हिसाब से हम नेट चार्ज निकाल सकते हैं। एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, वो मैंने आपको बता दिया। अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एन एनायन एंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन अ केटायन। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं, एनायन। और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज मतलब जिनके ऊपर माइनस का साइन होगा, और पॉजिटिवली चार्ज जिन पे प्लस का साइन होगा, तो नेगेटिव वाले एनायन कहलाते हैं और पॉजिटिव वाले कैटायन कहलाते हैं। ठीक, टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड लेते हैं हम अगर, तो इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम का क्या सिंबल होता है, Na, और क्लोराइड का Cl। तो जो Na है उसके तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, सोडियम के आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो Na तो क्या है, प्लस है, और जो क्लोराइड है उसके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो क्लोराइड के आयंस क्या है, क्लोराइड क्या है, Cl माइनस, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो सोडियम पे हम क्या कह सकते हैं, वो कैटायन है, और क्लोराइड क्या है, वो एनायन है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। कि अब एक अगर ग्रुप ऑफ एटम्स लेते हैं जिसपे कि चार्ज होता है, उसको हम क्या कहते थे, पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, मतलब कि एक से ज्यादा एटम्स पे आयन प्रेजेंट है तो पॉलीएटॉमिक आयन।
तो ये है एक आयन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज, जिसपे हमें कोई चार्ज देखने को मिला, चाहे प्लस है चाहे माइनस है। प्लस को हम केटायन कहते हैं और माइनस को हम एनायन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, कि ये केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। केमिकल फॉर्मूले का क्या मतलब है कि जो भी उसकी कॉम्पोजिशन है, कि उसमें कौन सा कि एक कंपाउंड में कौन से एलिमेंट पे कितने हमें देखने को मिल रही हैं, तो उसको हम केमिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम उसको कह सकते हैं। द केमिकल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजीली। केमिकल फॉर्मूला हम अलग अलग कंपाउंड्स का बहुत आसानी से लिख सकते हैं, एक बार बस समझने की जरूरत है। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। अब इसके लिए हमें सिंबल्स याद करने हैं। अब सिंबल्स क्या थे सिंबल्स? जैसे हाइड्रोजन का हमने किया था कैपिटल एच, एल्यूमिनियम AL, क्लोराइड CL, ठीक है, आयरन Fe, जिंक Zn, सोडियम Na, पोटेशियम K, ये सब क्या है? ये सिंबल्स हैं इनके, ठीक है। और एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, तो उसके बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं। अब कंबाइनिंग पावर या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी की जो हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, मतलब कितना वो कंबाइन कर सकता है, उसकी क्या उसके अंदर पोटेंशियल है, तो या शक्ति कितनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? वैलेंसी। वैलेंसी can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound। वैलेंसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने के लिए कि एक एलिमेंट के एटम्स किस तरीके से कंबाइन होंगे किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ। कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं और हमें अगर उनकी वैलेंसी पता है, तो हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं? हम ये पता कर सकते हैं कि वो किस तरीके से कंबाइन होंगे एक कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। द वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ एन एटम। कि जब हम एक एलिमेंट के एटम के वैलेंसी की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो उस वैलेंसी को हम क्या कह सकते हैं कि उस एटम के कहते हैं ना कि हाथ हैं, एक तरीके से उस एटम के हाथ क्या है? वैलेंसी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही वो कंबाइन होते हैं या वो कंपाउंड बनता है, ठीक। ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज 8। If one octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked, how many humans do you think the octopus can hold? Represent the octopus with O and humans with H। ठीक है, देखिए क्या चीज़ है। अब इन्होंने किस तरीके से एग्जाम्पल के तरीके से समझाया है कि एक ह्यूमन बींग होता है, हम लोग हैं, हमारे कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। लेकिन ऑक्टोपस के कितने हैंड्स होते हैं? 8, 8 होते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि अगर ऑक्टोपस के हैंड्स और एक ह्यूमन बींग के हैंड्स, हमें उनको ज्वाइन करना है, उनके हैंड्स मतलब मान लीजिए हमें हाथ पकड़ने हैं, ठीक है। ऑक्टोपस के हमें 8 के 8 जो हाथ हैं, हमें वो 8 के 8 हाथ उसके लॉक करने हैं। तो कितने आदमी ऐसे लगेंगे, कितने ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट है जो ऑक्टोपस के हैंड्स को लॉक कर सके? अब 8 हैंड्स है ऑक्टोपस के और एक ह्यूमन बींग कितने हैंड्स को लॉक कर सकता है? 2 हैंड्स को, ठीक है। तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे, कितने और ह्यूमन बींग्स चाहिएंगे? मतलब टोटल हमें 4 ह्यूमन बींग्स चाहिएंगे, क्योंकि एक ह्यूमन बींग 2 हैंड्स को लॉक कर सकता है। तो हमें 4 ह्यूमन बींग्स चाहिए ताकि वो ऑक्टोपस के 8 हैंड्स को लॉक कर सके, ठीक है। अब ऑक्टोपस किससे रिप्रेजेंट करने को बोला है? ओ से। और ह्यूमंस को, ह्यूमन के हैंड्स को किससे रिप्रेजेंट करने को बोला है? एच से। तो हमें एक ऑक्टोपस को लॉक करने के लिए 4 ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम बोल सकते हैं OH4 कि O तो एक ही चाहिए, O के नीचे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं होने का मतलब क्या है कि 1 है। और H4 मतलब कि ह्यूमन
4 चाहिए हमें ह्यूमन बींग्स, 1 ऑक्टोपस और 4 ह्यूमन बींग्स होंगे तो वो हम पूरा का पूरा लॉक कर सकते हैं. So do you get OH4 as the formula? The subscribed 4 indicates the number of humans held by the octopus. कि ये जो यहाँ पे 4 है मतलब कि 4 ह्यूमन बींग्स लग रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है कि एक ऑक्टोपस ने कितने ह्यूमन बींग्स को पकड़ा हुआ है, मतलब एक ऑक्टोपस को के सारे हैंड्स ब्लॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए कितने ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो इसी तरीके से क्या किया जाता है, केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है. इजी है. अब हम इसके थोड़े से रूल्स देख लेते हैं कि एक राइटिंग फॉर्मूला लिखने के लिए क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. फर्स्ट इज द वैलेंसीज और चार्जेस ऑफ द आयन मस्ट बैलेंस. कि एक तो जो उनकी वैलेंसीज है और जो चार्ज है, मतलब जो आयन का अभी हमने पढ़ा ना कि आयन मतलब एक चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, और जो वैलेंसीज है, ठीक है, वो बैलेंस होनी चाहिए दोनों एलिमेंट की, 2 या 3 जो भी हम एलिमेंट्स ले रहे हैं उनकी बैलेंस होनी चाहिए. दूसरा, when a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. कि जब एक कंपाउंड में चाहे मेटल मतलब अगर एक मेटल और नॉन मेटल होता है तो या तो उसका नेम या सिंबल, मेटल का नेम या उस मेटल का सिंबल ही सबसे पहले लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसमें क्या किया है, देखिए कि क्या किसको लिखा गया है पहले, कैल्शियम जो मेटल है CaO. सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम को पहले लिखा गया है. आयरन सल्फाइड, आयरन का सिंबल पहले आया है. कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का सिंबल पहले आया है. वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स एंड आर रिटन ऑन द राइट, एंड वेयर कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स एंड आर रिटन ऑन द लेफ्ट. कि अगर एक कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल मिला हुआ है, मिलके बना है, तो मेटल का जो सिंबल होगा या नेम होगा वो हमेशा सबसे पहले आएगा. हर जगह पे क्या है, कैल्शियम क्या है, एक मेटल और ऑक्साइड नॉन मेटल है, तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है बजाय कि ऑक्साइड कैल्शियम, और कैल्शियम का ही सिंबल पहले लगाया, तो हमेशा मेटल पहले आएगा और नॉन मेटल बाद में. ठीक है. थर्ड, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस. अब पॉलीएटॉमिक आयंस क्या थे, जिनमें ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज होता है. The number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket. कि अगर कोई भी कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयन से बनता है तो उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि हम पहले फॉर्मूला लिखा हमने और जिस पे आयन है उसको हम ब्रैकेट में डालेंगे और जितने आयन्स उस पे प्रेजेंट है वो हम बाहर लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर. जैसे कि MgOH, अब OH पे जो आयन है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या लिख दिया, 2 है, तो उस पे हमने ब्रैकेट के बाहर OH को हमने ब्रैकेट में डाला और ब्रैकेट के बाहर हमने 2 लिख दिया. लेकिन अगर हम पॉलीएटॉमिक आयन की बात करते हैं तो पॉलीएटॉमिक आयन में जो आयन प्रेजेंट होता है वो 1 होता है, तो जब 1 है तो ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे कि NaOH, अब एक ही आयन प्रेजेंट है तो हमें OH पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एक से ज़्यादा होता है तो हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है. तो ये हैं कुछ रूल्स जब हम एक केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं. राइट. तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं. इन्हीं टॉपिक्स को एक बार रीड कीजिएगा बुक से. कोई भी डाउट आता है, और वैलेंसी की आपको एक टेबल में मिल जाएगी बुक में, वहाँ से आप वैलेंसी की टेबल या सिंबल्स की भी टेबल वहाँ पे प्रेजेंट है बुक में, आप उसको भी देख सकते हैं. ठीक है, आपको वहाँ से और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा वैलेंसी की टेबल्स देख के. तो आप एक बार रीड कीजिएगा. कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. राइट. सो थैंक यू सो मच गाइज. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.